चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस बुक्स। तो पैराडाइज लॉस्ट में कुल कितनी किताबें हैं, कितने वॉल्यूम हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं, 12 वॉल्यूम है। तो दो चीजें मुझे यहाँ पे बतानी है आपको। पहले तो उसकी डेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। पैराडाइज लॉस्ट को लिखना प्रारंभ किया गया था 1658 में, याद रखिएगा 1658 में। 1658 में इसको लिखना प्रारंभ किया गया। और अगर हम बात करें इसको कंप्लीट करने की, तो 1665 में इसको कंप्लीट किया गया। फिर बात करें पब्लिश करने की, तो इसको 1667 में पब्लिश किया गया पहली बार 10 बुक्स में। याद रखिएगा कितनी बुक्स में? 10 बुक्स में। परंतु अगला जो वॉल्यूम था इसका 1674 में जो आया है, उसमें इसको 12 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ओवरऑल आज यदि हम बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं, तो वो हैं 12 वॉल्यूम। दोस्तों एक चीज और मुझे यहाँ पे बतानी है। देखिए ये जो वर्ड है, इस वर्ड को जरा आप समझ लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आ गया तो मैं इसको आपको जरूर बताऊंगा। कंप्राइजेस के साथ में कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। कंप्राइजेस के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। कंप्राइजेस इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ होता है, यानी कि या तो आप कंसिस्ट का प्रयोग कीजिए, कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग कीजिए, या फिर आप केवल कंप्राइज का प्रयोग कीजिए। कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and censorship? देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है यदि मिल्टन की बात आती है। तो पहले तो आपको बता दूं कि आंसर है एरोपेगेटिका। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको अच्छी खासी जानकारी दूंगा। एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इस वर्क की अगर हम बात करें, तो जो इसका पब्लिकेशन है वो 1644 में इसको पब्लिश कराया गया है। पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, 1644 में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मेनली किस चीज से जाना जाता है, तो याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस नोट कर लीजिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी डिटेल मुझे आपको उसके बारे में बतानी है, आप नोट कीजिएगा। पहला फैक्ट हुआ 1644 में पब्लिश हुआ है। दूसरा, इसको जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, मिल्टन ने क्यों लिखा, किस फेवर में लिखा।
वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, वह स्वतंत्रता चाहते थे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको ए प्ली फॉर फ्रीडम भी कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए भी कहा जाता है। और ये किसके विरोध में था? तो याद रखिएगा, ये जो अपोजिट था, यहां पर आप देख लीजिए कि ये सेंसरशिप के विरोध में था, एकाधिकार के विरोध में था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मिल्टन्स एरोपेगेटिका वाज अगेंस्ट, तो अगेंस्ट द सेंसरशिप, ये अगेंस्ट किसके खिलाफ था? सेंसरशिप के खिलाफ था। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, याद रखिएगा इसका फुल टाइटल क्या है। फुल टाइटल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज द फुल टाइटल ऑफ एरोपेगेटिका रिटन ऑन द बुक व्हेन इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, तो इसका पूरा टाइटल आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। एरोपेगेटिका, ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये इसका कंप्लीट टाइटल है, एक बार फिर सुन लीजिए। एरोपेगेटिका, ए स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये इसका फुल टाइटल है। अगली इंपॉर्टेंट बात कि इसको लिया कहां से गया है, तो इट्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ आइसोक्रेट्स। आइसोक्रेट्स की स्पीच से ये लिया गया है। इसका टाइटल एरोपेगस, एक वर्ड है एरोपेगस, मैं आपको बता देता हूं। एरोपेगस, याद रखिएगा, ये जो एरोपेगस वर्ड है, ये जो एरोपेगस वर्ड है, ये एक पहाड़ी का नाम है एथेंस में। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं तो आपको जरूर याद रहेगा। एथेंस के अंदर एक पहाड़ी का नाम है और उस जगह पर बहुत सारी काउंसिल हुआ करती थी और ये एक स्पीच से इसको लिया गया है और वो स्पीच थी आइसोक्रेट्स की। तो ये जो एरोपेगेटिका ये टाइटल है आप देख रहे हैं, इसको एरोपेगस, एक स्पीच जो है आइसोक्रेट्स की, उससे लिया गया। फिर से सुन लीजिए, आइसोक्रेट्स की स्पीच से इसको लिया गया है टाइटल का। और एरोपेगस जो है वो एक हिल का नाम है जो कि एथेंस में है। ठीक है, अब एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको आप नोट कीजिएगा कि किसके विपक्ष में। तो मैंने आपको बता दिया सेंसरशिप के विरोध में, लेकिन सेंसरशिप में ऐसा क्या था तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली प्रेस के आविष्कार के बाद चर्च गवर्नमेंट ने ये एक एक्ट लेकर के आए हैं, वो 1643 में। 1643 में, याद रखिएगा, आ सकता है आपसे पूछा जाएगा कि एरोपेगेटिका वाज अगेंस्ट द एक्ट, कौन से एक्ट के विरोध में मिल्टन ने लिखा था। तो अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, आप नोट कीजिएगा, एरोपेगेटिका वाज अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। जो 1643 का लाइसेंसिंग ऑर्डर था उसके खिलाफ मिल्टन ने एरोपेगेटिका को लिखा है। फिर से एक बार बता देता हूं, द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 के अगेंस्ट में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एरोपेगिटिका किसको एड्रेस्ड है, तो ध्यान दीजिएगा हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को ये एड्रेस्ड है। इसमें पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया है। किसको एड्रेस किया गया है, ये पार्लियामेंट को एड्रेस्ड है, या हाई कोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इस तरह से आप कह सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, पार्लियामेंट को एड्रेस्ड है। अगला पॉइंट, एरोपेगिटिका इज अ पंफलेट। ये क्या है, एक पंफलेट है, एक आर्टिकल है, एक प्रोज आर्टिकल है। याद रखिएगा, एरोपेगिटिका इज ए पंफलेट और ए प्रोज आर्टिकल। एक प्रोज आर्टिकल है जिसको 1644 में लाइसेंसिंग एक्ट या ऑर्डर 1643 के खिलाफ फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए प्रयोग किया गया। इसका टाइटल आइसोक्रेट्स की स्पीच से लिया गया है। एरोपेगिटिका एरोपेगस से बना है। एरोपेगस जो है एक पहाड़ी का नाम है जो एथेंस में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। एक अन्य फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉन लिलबर्ने, नाम याद रखिएगा, जॉन लिलबर्ने। मैं यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं, जॉन लिलबर्ने जॉन लिलबर्ने ने समर्थन किया था सेंसरशिप का, तो उसके खिलाफ, उसके विरोध में इन्होंने लिखा एरोपेगिटिका, और फिर एरोपेगिटिका के खिलाफ में एंटी सेंसरशिप पंफलेट जो है लिखा है जॉन लिलबर्ने ने सेंसरशिप के खिलाफ इन 1645 में। तो जॉन लिलबर्ने का नाम अगर आता है तो उसको जरूर आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When was Paradise Lost published? You know very well. कब पब्लिश हुआ है? 1667 में। In whose memory did John Milton write "Methought my late espoused saint"? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसकी याद में मिल्टन ने मीथॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट लिखा है। तो पहले तो आपको सीधे आंसर बता देता हूं, कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक के बारे में ये है। कैथरीन वुडकॉक इनकी सेकंड वाइफ हैं। तो मैं आपको इनका जो मैरिज है वो इनकी बता देता हूं आपको। देखिए, पहली मैरिज इन्होंने की है मैरी पॉवेल से। याद रखिएगा, पहली जो मैरिज है वो मैरी पॉवेल से इन्होंने की है। और कब की है, कुछ लोगों को याद होगा, 1643 में। 1643 में इन्होंने पहली बार शादी की। फिर दूसरी बार कैथरीन वुडकॉक से इन्होंने मैरिज की है 1657 में। और थर्ड टाइम इन्होंने मैरिज की है एलिजाबेथ मिंसुल से। याद रखिएगा, एलिजाबेथ मिंसुल से इन्होंने मैरिज की है थर्ड टाइम। एलिजाबेथ मिंसुल कौन सी
ईयर में की है, कौन से ईयर में, तो 1663। तो पहली मैरिज की अगर बात करें तो 1643 में, दूसरी की बात करें तो 1657 में, तीसरी की बात करें तो 1663 में। पहली मैरिज मैरी पॉवेल के साथ की है, याद रखिएगा। दूसरी कैथरीन वुडकॉक के साथ की है। तीसरी एलिजाबेथ मिंसुल के साथ की है। ठीक है, अब इसमें जो अन्य फैक्ट्स हैं वो आप जरा समझ लीजिए, कौन कौन से फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि मैरी पॉवेल से मिल्टन की 3 बेटियां थीं। एन, याद रखिएगा कौन कौन है। सबसे पहले एन, फिर है मैरी, फिर है डेबोरा, एन, मैरी, डेबोरा, 3 बेटियां हैं मैरी पॉवेल से, और एक बेटा जॉन, चूंकि जॉन छोटी अवस्था में ही मर गया था, डेथ हो गई थी उसकी 1651 में, याद रखिएगा 1651 में इनके बेटे की डेथ हो गई है। तो ये तीनों बेटियां हैं, बेटियों के नाम याद रखिएगा मिल्टन की, एन, दूसरा मैरी, और तीसरी बेटी है डेबोरा। तो ये बेटियों के नाम हैं, याद रखिएगा। और एकमात्र अकेला जो बेटा था इनका जॉन, उसकी मृत्यु हो गई 1651 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो वाइफ हैं उनकी डेथ कब हुई है। देखिए, मैरी पॉवेल से मैरिज की इन्होंने 1643 में, और इनकी जो डेथ हो गई है वो हुई है 1653 में। एक एक फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। 1653 यानी कि ठीक आप ऐसे मान लीजिए कि 10 साल। देखिए 1643, 1653 में। फिर दूसरी मैरिज इन्होंने की थी कैथरीन वुडकॉक के साथ 1657 में। तो 1 साल बाद ही इनकी डेथ हो जाती है 1658 में, याद रखिएगा 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद थर्ड वाइफ है एलिजाबेथ मिंसुल 1663 में। वो इनसे 30 वर्ष छोटी थी, याद रखिएगा एलिजाबेथ मिंसुल जो है इनसे 30 वर्ष छोटी थी, और इन्होंने असिस्टेंट के रूप में मिल्टन को सहायता दी, मिल्टन के वर्क लिखने में इन्होंने मदद की है, और मिल्टन ने इनसे मैरिज की। तो ये थर्ड वाइफ के रूप में है मिल्टन की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे। अब आगे और मैं कुछ बात आपको बता देता हूं, आप नोट करते रहिए। देखिए ये जो है मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये सीधे सीधे कैथरीन वुडकॉक के बारे में है, आपको मालूम है। ये एक सोनेट है, ये भी आप याद रखिएगा, इट इज ए सोनेट, यानी ये 14 लाइनों की कविता है जिसमें कैथरीन वुडकॉक का जिक्र किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ वर्क इज मी थॉट माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, तो ये एक सोनेट है जो कैथरीन वुडकॉक के बारे में है। थोड़ा सा आपको थीम भी बता देता हूं। कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु के बाद मिल्टन को ऐसा लगता है कि एक दिन उन्होंने सपना देखा, और सपने में अपनी वाइफ को देखा, जो वाइफ इनकी वापस आ गई है, इनसे मिलने के लिए वो आई है। तो ऐसी कुछ 14 पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी थ्योरी ज्यादा हो जाती है, एक एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट एज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, कि मिल्टन किस एज में टोटली ब्लाइंड हो गए थे? तो सही आंसर है 44। अब यहां पर भी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। 44 अगर आपसे ईयर पूछ ले तो 1652 में यानी 52 में ये टोटली ब्लाइंड हुए हैं। यहां पर एक चीज और समझने की है कि जब ये ब्लाइंड हुए हैं, इस समय आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ये वर्क लिख रहे थे, तो द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल। ये द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल नामक वर्क लिख रहे थे और उसको लिखते लिखते ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए हैं। इनकी आंखें ग्लूकोमा से चली गई, इनकी रोशनी। और आपको बता दूं कि 1650 में ये वन आई यानी एक आंख से ब्लाइंड हुए थे। तो डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया था कि आप स्टडी ना करें, आप पढ़ाई ना करें, लेकिन ये माने नहीं, लगातार स्टडी करते रहे। और उसी के परिणाम स्वरूप जब ये द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल लिख रहे थे, उस समय ये 44 वर्ष की अवस्था में सन 1652 में कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए हैं। इसके बाद यदि बात करें तो व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, तो जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ है? तो आपको मालूम है कि 9 दिसंबर 1608 में। पूछा जाए बर्थ प्लेस क्या है, तो आपको मालूम है ब्रेड स्ट्रीट लंदन। ये पूछा जाएगा आपसे। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में इनका जन्म हुआ है। ब्रेड स्ट्रीट लंदन 9 दिसंबर 1608 में। और 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो गई है। याद रखिएगा, ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं। 9 दिसंबर 1608 में जन्म, 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हो गई है। और इनको दफनाया कहाँ गया? तो एसटी, ये आप लोगों ने इनकी बायोग्राफी जरूर देखी होगी, मैंने आपको सेंड की थी। बायोग्राफी एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एसटी गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट, याद रखिएगा, विदाउट क्रिपल गेट पर इनको दफनाया गया, यानी इनका बरियल प्लेस है एसटी गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट। तो जन्म की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1608, मृत्यु की बात करें तो 8 नवंबर 1674। जन्म हुआ ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए, लंदन में ही इनकी डेथ हो गई है। दफनाया कहाँ गया? एसटी गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट में। तो याद रखिएगा, फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है ये, विलियम ब्लैक का कोट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या कहा है उन्होंने। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मिल्टन अपनी बुक को लिखते समय जब वो लिख रहे थे तो वो डेविल्स पार्टी में चले गए। कैसे चले गए? उन्होंने, कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने दोनों ही पक्ष को, जो डेविल्स का पक्ष था, जो फैलन एंजल्स थे, उनको बड़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है और पूरी ईमानदारी के साथ उनको कैरेक्टराइज किया है। इसीलिए ब्लैक ने उन पर ये कमेंट किया, उनको कमेंट करके कहा है कि बिना जानते हुए वो डेविल की पार्टी में चले गए हैं। मीन्स उन्होंने अपने थॉट्स डेविल के माउथ से दिए हैं। तो याद रखिएगा, विलियम ब्लैक का ये
बहुत ज्यादा डिटेल इसकी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे इतना याद रखना है, हु सेड मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी, इतना भी दे दिया जाएगा, मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी, हु सेड, तो विलियम ब्लैक। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न, you know very well, I have told you before, London, Bread Street, London. The famous line, what though the field be lost, all is not lost, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि what though the field be lost, क्या होगा अगर हमारा क्षेत्र, हमारा साम्राज्य, हमारा राज्य छिन गया। ऑल इज नॉट लॉस्ट, वो कहता है सभी कुछ नहीं हुआ है, हम फिर से रिस्टोर होंगे, फिर से सब चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पूछा गया है कि ये स्पीच किसकी है, तो दोस्तों मैंने कहा था जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं वो सैटर्न की हैं, तो ये स्पीच भी जो है सैटर्न की है। व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है ये, याद रखिएगा। What though the field be lost, mind is its own place, ये सभी लाइनें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी की सभी सैटर्न की हैं। One of the following poet was nicknamed the Lady of the Christ, किसको लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, तो मिल्टन को उनकी सुंदरता के कारण, या यूं कहिए कि उनका गर्ल्स जैसा फेस होने के कारण, लड़कियों जैसी छब होने के कारण, उनकी ब्यूटी के कारण उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाने लगा। और यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि क्राइस्ट क्या है दोस्तों, तो क्राइस्ट इनके कॉलेज का नाम है, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज आप कहिए पूरा तो आपको समझ में आएगा। लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, एक्चुअली क्राइस्ट कॉलेज से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, हायर एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज की है, याद रखिएगा। तो वहां पर इनके जो ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स आती थे, उनकी तरफ से एक नाम इनको दिया गया और वो था द लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, ठीक है। तो क्राइस्ट यहाँ पर इनके कॉलेज का नाम है, याद रखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। मैं कम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लेकिन जो थ्योरी आपको बता रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा, आपका पूरा मिल्टन इसी तरह तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।